हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स देखिए, आज के सेशन में आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो है जीएस के पेपर को कवर करेंगे, जो कम्प्लीटली आपका एज ए नोट्स है। और इसका जो एग्जाम शेड्यूल है ये आपके 2 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक आपके प्रस्तावित की गई है। इसका जो पीडीएफ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका कम्प्लीटली पीडीएफ आंसर आपको टिक करके मिल जाता है, ताकि आप इसको प्रॉपर तरीका से रिविजन कर पाएँ। और ये सभी आपका नोट्स है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको दिया गया है। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो इसका अलग से आपको क्लास मिल जाएगा। टोटल आपका जीएस का टोटल आपका 50 क्वेश्चन आपका आएगा, जिसमें कि 20 प्लस क्वेश्चन आपके साइंस के रहते हैं। उसके बाद आपका जीके और आपके करेंट्स पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप सभी क्लास को अटेम्प्ट ले पाएँ। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी क्वेश्चंस को आप बनाइए। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये आपका हुआ था गया में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे बोध गया कहा जाता है। इसका कुछ फैक्ट दिया गया है, और जितने भी आपका फैक्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी फैक्ट है ये सभी आपका एसआई जो है आपके कांस्टेबल के एग्जाम में रिलेटेड आपका फैक्ट है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, और जो क्वेश्चन दिया गया है इससे रिलेटेड आपका फैक्ट है। इससे आपके लगभग जीएस आपके कंप्लीट हो जाएगा आरपीएफ आपके कांस्टेबल के लिए। क्लियर है? तो देखिए, पूछा नेक्स्ट फैक्ट दिया गया है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया भारत के बिहार राज्य में है, और बिहार के ये गया जिले के अंतर्गत आता है। बौद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। इसका कुछ और भी फैक्ट है, जैसे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। डबल स्टार कीजिए इस पॉइंट को, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए, इसका जो मृत्यु है ये दोस्तों, सॉरी, इसका जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर, तो 563 ईसा का पूर्व हुआ था लुम्बिनी में। यानी लुम्बिनी कहाँ पर है, तो ये आपका नेपाल के अंतर्गत है। अब देखिए, इसकी जो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व हुआ था, और ये कुशीनगर में हुआ था, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका जाना जाता है सुश्रुत को। ऑप्शन नंबर अगर आपने सी दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट दिया गया है, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना जाता है। सुश्रुत के आचार्य ध्वांतरी थे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सुश्रुत के आचार्य कौन थे, ध्वांतरी थे। डबल स्टार कीजिए। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रेलवे का पूछा हुआ है, जितने भी आपका फैक्ट दिया गया है, तो खास करके आप ध्यान में रखेंगे। सुश्रुत ने चल चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया था। प्राचीन काल के सबसे महान चल चिकित्सकों में सुश्रुत का जो है आपका विशेष स्थान था। और देखिए, आपको कहा जा रहा है कि चरक ये आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित है। चरक ने आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। तो चरक संहिता किसने लिखा था, तो ये आपके चरक के द्वारा लिखा गया था, और ये आयुर्वेद के क्षेत्र से जो है आपका संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है, ये आपको पर बताना है। चलिए आंसर करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें हम लोग कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ होता है निर्भीकता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। इसका देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ होता है निर्भीकता। अभय मुद्रा का सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावनाओं को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि विनय और पूछा जा रहा है कि सूत पीटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। देखिए ऑलरेडी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, विनय और आपका सूत पीटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट भी दिया गया है, तो आप याद रखेंगे। विनय और सूत पीटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ऑलरेडी आपका पूछा गया है। देखिए, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक की भाषा दोस्तों आपके पाली है। गौतम बुद्ध के त्रिपिटक निम्नलिखित है। देखिए, सूत पीटक है, विनय पीटक है, और अभिधम्म पीटक है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। तो गौतम बुद्ध के कितने पीटक हुए, तो ये आपका 3 पीटक हुए, जिसमें कि आपका सूत पीटक, विनय पीटक और आपके अभिधम्म पीटक है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि स्तूप क्यों बनाए गए थे।
तो देखिए बात करें हम लोग स्तूप का, तो स्तूप आपका बनाया गया था पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए जो है आपके स्तूप बनाया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कुछ फैक्ट दिया गया है। स्तूप पवित्र चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है टीला या ढेर। अगला है कि स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि तथा उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला या ढेर का होता है। और आपको फैक्ट दिया गया है कि स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। स्तूप सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। स्तूप का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है ये कहाँ पर मिलता है, तो ये आपके ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। तो पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है ये आपको पर बताना है। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्रथम उपदेश। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक कमल और सांड है, ध्यान में रखेंगे। गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का जो प्रतीक है ये कमल और आपके सांड है। गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पझा पानी बोधि सत्व के चित्र कहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके अजंता की गुफाओं में पाया जाता है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। कुछ फैक्ट दिया गया है। पझा पानी बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए जाते हैं। पझा पानी बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं की संख्या में चित्रित एक में आपको दिया गया है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है। तो कई बार प्रश्न आते हैं कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत है। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था, तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपके गोल्डन ईगल था। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी को हिट किया है तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो है आपका दंती दुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। ये आपके ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, तो ये आपके मान्यखेत थी। अगला दिया गया एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे। जो आपका एलोरा मंदिर गुफा का निर्माण है ये किसके शासनकाल में, तो ये राष्ट्रकूट के शासन में काल में किया गया था। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख को पुलालेख भी कहा जाता है। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उससे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के प्रमुख स्रोत में से एक है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालक्रमानुसार दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। इसका कुछ फैक्ट दिया गया है, जिसे मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही क्रम निम्नलिखित दिया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हमारा आएगा। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसमें आपका बैल का चिन्ह देखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कुछ फैक्ट दिया गया, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गेंडा, हाथी, बकरी, हिरन तथा भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार था। इतने फैक्ट दोस्तों यहाँ से आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। बात करें हम लोग भारतीय नेपोलियन किनको कहा जाता है,
तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी लोग इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। चंद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ध्यान में रखेंगे जो चंद्रगुप्त के साम्राज्य की जो राजधानी था ये फ्रेंड्स आपका जो है पाटलिपुत्र था, और पाटलिपुत्र जो बसाया गया था उदयन के शासनकाल में। समुद्रगुप्त ने, ठीक है, समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई थी। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट अर्थात स्मिथ द्वारा दी गई थी। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? देखिए बात करें हम लोग पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिंह विष्णु थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए फैक्ट दिया गया है, पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी, जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे। अगला है कि नदी वर्मन तथा महेंद्र वर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता था। अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? बात हो रही है दिलवाड़ा मंदिर का, तो दिलवाड़ा मंदिर आपका संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। कुछ फैक्ट है, दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। कुछ और भी फैक्ट है कि दिलवाड़ा जो मंदिर है इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासनकाल में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो देखिए बुद्ध के सिद्धांत से आपका संबंधित है अभिधम्म पिटक। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल इनमें से कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसका खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया जो स्थल था हड़प्पा था। हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सभी में आप डबल स्टार कर लेना। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों आपका किया गया था। चलिए अगला देखिए, कुछ फैक्ट दिया गया है कि हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो ऑलरेडी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, अब बार बार मैं डबल स्टार आपको कराऊंगा नहीं, आप सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक आप लगाएंगे। क्लियर है, क्योंकि टाइम किल हो रहा है। देखिए मोहनजोदड़ो का इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो अर्थ की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। अब देखिए मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के तट के जो है आपके स्थित है, तट पर स्थित है। लोथल स्थल की खोज वर्ष 1954 में डॉक्टर SR राव ने किया था। अगला फैक्ट कहा जा रहा है कि लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा स्थल की खोज अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगन के स्थल के उत्खनन का श्रेय VK थापर तथा VB लाल को जाता है। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका चोल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। पूछा रहे कि प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है, तो भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपके चोल वंश से संबंधित है। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित है। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस अभिलेख के माध्यम से चोल कालीन ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती थी। अगला, सिंधु सभ्यता इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता के
इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो फ्रेंड्स आपका मिला है धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता के धौलावीरा स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिला है। धौलावीरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा स्थल की खोज वर्ष 1967 से 68 ईस्वी में जेपी जोशी ने किया था। पॉइंट याद रखना है कि धौलावीरा की जो खोज किया गया था 1967 से 68 ईस्वी में पी जोशी के द्वारा किया गया था। कालीबंगा इस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला था और यह स्थल राजस्थान में स्थित है। देखिए कोट दीजी इस स्थल से कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में आपके स्थित है। इसके अलावा फैक्ट है कि लोथल इस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ किस भाषा के मुर्दों का टीला है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और प्रश्न पूछा है कि मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, सिंध भाषा में। अगला देखिए कुछ फैक्ट दिया गया है कि मोहनजोदड़ो को सिंध घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में स्थित है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष भी प्राप्त किए गए हैं। और देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। तो इससे होगा क्या कि आपका प्रॉपर तरीका से पढ़ा हुआ चीजें भी आपका क्लियर होते जाएगी। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को ये आपके कौशल या कौशल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला कुछ फैक्ट दिया गया है कि प्राचीन काल में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल महाजनपद की राजधानी शरावती थी। याद रखना, कौशल महाजनपद की राजधानी शरावती थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाल साम्राज्य का संस्थापक था? चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है? दोस्तों अगर बात करें पाल साम्राज्य का संस्थापक का, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके गोपाल थे। गोपाल जो थे ये आपके पाल साम्राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल जो है ये आपके प्रशासक थे। अगला पॉइंट है कि पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जो भागलपुर जिला के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्राह्य वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके अथर्ववेद को जाना जाता है, ब्राह्य वेद के रूप में जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आरपीएफ एसआई के अंतर्गत पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया अथर्ववेद को ब्राह्य वेद के रूप में जाना जाता है। वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ, इसकी संख्या टोटल आपकी 4 है, जिससे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो याद रखना है कि प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ में जो है वेद की संख्या कितनी है? तो ये आपका टोटल 4 है, जिसमें आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। चारों वेदों में अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है और इस वेद में टोटल आपका जो है 10 मंडल है, 228 आपका सूक्त है और तथा लगभग आपका 10,462 आपका मंत्र है। यजुर्वेद की बात करें तो इसके आपके 2 भाग होता है, एक आपका शुक्ल यजुर्वेद होता है और एक आपका कृष्ण यजुर्वेद होता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से आपके संबंधित होते हैं। तो पॉइंट याद रखना है कि यज्ञ संबंधी जो विधि विधान होता है ये आपका किससे संबंधित होता है? तो ये आपका यजुर्वेद से आपका संबंधित होता है। सामवेद यह चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे आपका छोटा वेद है और इस वेद का संवेद संगीत से आपके संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा है कि रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? तो आंसर आप लोग बताइए, इसका सही आंसर आपका क्या है? तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे, ये आपको वहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपके हर्ष थे। इसका कुछ फैक्ट भी दिया गया है, तो आइए देखते हैं। देखिए रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता जो है ये आपके हर्ष थे। हर्ष बाणभट्ट के दरबार में कवि थे। अब लीजिए लगा लीजिए डबल स्टार, क्वेश्चन ऑलरेडी आपका पूछा गया है। अब देखिए पूछा रहे कि रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की भाषा जो है ये आपके संस्कृत था। हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष का संबंध पुष्यभीति यानी वर्धन वंश से जो है आपका जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों याद रखना है कि जो हर्ष वंश के राजधानी था
ये आपके कन्नौज था, इसमें भी डबल स्टार कर लेना। टू द पॉइंट आप सारी चीज़ों को यहाँ से याद रखना। देखिए क्वेश्चन आपके दिखेगा एग्जाम में बिल्कुल आपका। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चोल वंश का, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए तंजावुर में बृहदेश्वर, ध्यान रखेंगे, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज चोल ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला फैक्ट यहाँ पर दिया गया है कि जो तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजा राज चोल के नाम पर राजेश्वर मंदिर का नाम जो है आपका दिया गया है। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। वर्ष 1987 ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को की विरासत सूची में जो है ये आपका शामिल किया गया है। तो बृहदेश्वर जो मंदिर है आपका 1987 में इसे जो है यूनेस्को के अंतर्गत आपका शामिल किया गया है, जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपके होते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है ये आपके अंतिम तीर्थंकर हुए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुछ फैक्ट है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। देखिए ऋषभ देव जैन धर्म के जो है आपका दोस्तों ये आपके प्रथम तीर्थंकर थे, याद रखेंगे। जबकि अगर बात करें हम लोग की जो है आपका अंतनाथ है जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ जो है ये जैन धर्म के इसमें जो है ये आपका तीर्थंकर हुए। तो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है अभी तक आपका फैक्ट आपका कलेक्ट की गई है। प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? बात करें हम लोग सांची स्तूप का तो ये आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। आइए फैक्ट देखते हैं। सांची का स्तूप निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। सांची स्तूप का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1989 ईस्वी में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री फायान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? तो ये दोस्तों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बौद्ध धर्म व उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से फायान ने भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा की। अपनी भारत यात्रा के दौरान फायान ने 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में संस्कृत विषय का जो है इन्होंने अध्ययन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट पूछा है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था वसादीस। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था वसादीस। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कुछ फैक्ट है कि जैन मठ संस्थानों को वसादीस कहा जाता था। देखिए वसादीस जो है ये जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक पूजा का स्थान होता था। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह कहाँ पर है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। वसादीस जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों के जो है मंदिर होते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। आइए हम लोग इसका आंसर लगाते हैं। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। राज राजा चोल ये आपके कहाँ से थे? ये आपके चोल से संबंधित था। कनिष्क आपके कुषाण से संबंधित है। देखिए बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था, ना कि आपका गुप्त वंश से था। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर रहेगा ये आपके हर्यक वंश। तो ध्यान में रखेंगे। अगला कुछ आपको फैक्ट दिया गया है। चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से संबंधित है। राज राजा का संबंध चोल वंश से संबंधित है और कनिष्क का जो संबंध है ये आपके कुषाण वंश से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारत में वैदिक काल की अवधि जो है ये कब तक चली थी? भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली थी? तो 1500 से लेकर के आपके 600 तक आपका चला था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कुछ फैक्ट है कि वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। अगला हमारा फैक्ट दिया गया है कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल जिसकी अवधि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है, और जो आपका दूसरा है इसे हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जिसकी अवधि 1000 से लेकर के 6000 ईसा का जो है ये आपका 600 ईसा का पूर्व है। तो इन दोनों फैक्ट को यहाँ पर आपको याद रखना है कि वैदिक काल को टोटल 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका उत्तर वैदिक काल हो जाएगा और दूसरा आपका
हो जाएगा पूर्व वैदिक काल। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट पूछा है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए थे। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, संख्या में कितने थे, तो ये आपका 16 था। अगला कुछ फैक्ट है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो कि संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए थे। अगला फैक्ट है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उद्भव 6वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। प्राचीन भारत के इन 16 जो है आपका महाजनपदों के बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म का जो है अंग्र अगुत्तर से जो है निकाय से ये हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपद ये जो है ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित है। तो देखिए आपका कौन कौन सा हो जाएगा, अंग हो जाएगा, मगध हो जाएगा, काशी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पंचाल। देखिए मल्ल, करु, चेदी, कम्बोज, मस्तस्य, सूरसेन, गंधार और आपके जो है अस्मक हो जाएगा। तो इतने आपका है जो कि आपके 16 महाजनपद हुए। अगला प्रश्न है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, ये फ्रेंड्स आपको पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका कहाँ पर हुआ था बता दीजिए राइट आंसर। तो ये हमारा राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, वैशाली के अंतर्गत हुआ था। रिपीट कर लेंगे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। इसे देखिए कुंडग्राम भी कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। अगला फैक्ट है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व गुंडग्राम यानी कि जो है आपका वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। तो देखिए याद रखना है कि भगवान महावीर का जो जन्म है ये आपका 540 ईसा पूर्व हुआ था और ये आपके कुंडग्राम में हुआ था जो वैशाली के अंतर्गत आता है। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है अंतिम तीर्थंकर थे। अगला फैक्ट है कि महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार के नामक स्थान पर आपके हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि जो है मिलिंद पन्हो बौद्ध में धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने जो है दिया था। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये नागसेन ने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको दिया भी गया है तो आप लोग इसको देख लेंगे। अगला देखिए कुछ आपको फैक्ट दिया गया है कि जो आपका मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचित है। इसमें जो है मिलिंद तथा नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर हुई जो है आपका वार्तालाप वर्णित किया गया है। दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था। दूसरा तमिल संगम इनमें से किस स्थान पर संपन्न हुआ था, आंसर लगाइए। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है आपका काप्तपुरम में हुआ था, ध्यान रखेंगे काप्तपुरम में हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका कुछ फैक्ट दिया गया है कि दूसरा तमिल संगम काप्तपुरम नामक स्थान पर हुआ था। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में 3 संगम आयोजित किए गए थे। इसको तमिल कवियों का समागम भी कहा जाता है। देखिए तमिल व्याकरण ग्रंथ लोक काव्यम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे जो है आपका समागम से आपका है। इसके अलावा कुछ फैक्ट दिया गया है जैसे पहला तमिल संगम तथा तीसरा तमिल संगम मदुरै स्थान पर जो है आपका संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से था। देखिए बात करें दोस्तों हम लोग फायान का, तो आपको याद रखना है इसका जो संबंध है ये आपके चाइना से था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है भारत आए थे और ये चीनी यात्री था। तो प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध चीन देश से है। फायान भारत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। फायान जो है भारत आया था भारत भ्रमण के लिए। ये विक्रमादित्य के जो है शासनकाल में आया था। फायान भारत आने वाला प्रथम जो है चीनी यात्री था। फायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अपनी भारत यात्रा के दौरान 6 वर्षों तक यहीं रहा था। इसके अलावा अगला फैक्ट हमारा दिया गया है कि फायान बौद्ध धर्म तथा उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर आपका ए के साथ चला जाएगा। आइए कुछ फैक्ट दिया गया है कि बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल में हुआ था। अगला फैक्ट दिया गया है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। ध्यान रखेंगे क्या था, तो ये आपका सुधोन था तथा माता का नाम माया देवी था। चन्ना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी तथा सेवक था। देखिए कंथन गौतम बुद्ध का जो है ये आपका घोड़ा का नाम था। ध्यान में रखना जो आपके कंथक था ये गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम था। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जयंत
अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? दोस्तों जयंत अवेस्ता की अगर बात करें, ये किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारसी धर्म से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जयंत अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। ईसाई धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ आपका है बाइबल। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, डबल स्टार लाइक है। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। इस्लाम धर्म से संबंधित जो पवित्र ग्रंथ है ये आपका कुरान है। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोकसेन के पुत्र थे, वह कौन से जो है जैन तीर्थंकर बने थे? ये आपको ऊपर बतानी है। तो ये दोस्तों आपके बने थे 23वें तीर्थंकर बने थे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कुछ फैक्ट दिया गया है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोकसेन के पुत्र थे, ये 23वें तीर्थंकर के रूप में बने थे। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे ये आपका ऋषभदेव था। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ था और जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी बने थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके आदित्य परियान सूत आपका है, जिसे कि दोस्तों आपका जाना जाता है अग्नि उपदेश के रूप में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ फैक्ट दिया गया है, जैसे कि गौतम बुद्ध के आदित्य पर्याय सूत उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस उपदेश में गौतम बुद्ध ने इंद्रियों तथा मन से और वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति का उपाय बताया है। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी जो आपको मटेरियल्स बचा हुआ है इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आपके काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं। अगर आप नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। जो भी छात्र टेस्ट मारना चाहते हैं या कंप्लीटली अगर आपको PDF चाहिए, इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। कंप्लीटली GS का आपको PDF मिल जाएगा, जो आपको 50 क्वेश्चन का आपका रहता है, जिसके लिए आपको 99 आपको पेमेंट करके आपको ज्वाइन करना है। टेस्ट प्लस टेस्ट का कलेक्शन A to Z GS और कंप्लीटली आपको नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें कि डिस्कशन आपको काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपको दिया गया। चाहो तो यहाँ से आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी करंट वगैरह जितना भी है ये सारा कुछ आपको सिलेक्टिव प्रोवाइड की जा रही है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।